नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चलती बस का निकला टायर, बड़ी दुर्घटना टली। लालबर्रा के पौंडी की घटना। कलेक्टर ने की 6 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई। जिला अस्पताल प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप। ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी लगाए जाने को लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञ नाखुश। महाविद्यालय में एडमिशन 5 अगस्त से शुरू होगा सीएलसी पंजीयन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन। उन्नाव रेप पीड़िता सुरक्षा पर उठाए सवाल। और अधिवक्ता संघ चुनाव, 12 पदों के लिए 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और अब खबरें विस्तार से। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार पंचायतों का परिसमन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के भीतर 38 पंचायत बढ़ जाएगी, जिसके लिए 16 अगस्त तक स्थानीय जनपद के माध्यम से दावे आपत्ति लगाई जा सकती है। इसके बाद 20 अगस्त को पंचायत स्तर पर फैसला लिया जाएगा। जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी विकास रघुवंशी बताते हैं कि 16 अगस्त तक दावे आपत्ति की तारीख रखी गई है। उसके बाद ही पंचायतों की संख्या बढ़ाने व ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए उनके गांव निकटतम पंचायत अस्तित्व में आ जाएगी। आपको बता दें कि जिले में वर्तमान समय में 689 पंचायत अस्तित्व में है। 2011 की जनगणना और नए मापदंड के अनुसार एक पंचायत 1000 से 1500 जनसंख्या वाली होगी, जिसके बाद जिले के भीतर 38 पंचायत बढ़ेगी, जिससे अब जिले में 727 पंचायत अस्तित्व में आ जाएगी। नई पंचायत बनाए जाने के पीछे दायरा भी तय कर दिया गया है। गांव से उसकी पंचायत की दूरी 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्यतः दावे आपत्ति दर्ज किए जाने के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। ऐसे गांव जिनके दोनों तरफ समान दूरी पर 2 पंचायत हो, वहां जिस पंचायत में अभी रखे गए हैं उस पंचायत में नहीं जाना चाहते तो दूसरी पंचायत में जाने के लिए दावे आपत्ति लगा रहे हैं, जिससे उनकी सुनवाई और समाधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने बाघों को देखने के लिए टिकट दर बढ़ा दी है, जिसके बाद अब जिले के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मुक्की गेट से एंट्री लेने वाले हर पर्यटक को 1.5 गुना तक टिकट का अधिक पैसा देना होगा। जानकार इसे शासन की दोहरी नीति बता रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने बाघों को देखने का किराया बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कान्हा राष्ट्रीय पार्क में एंट्री लेने पर प्रति व्यक्ति 1500 के स्थान पर 2100 से 2500 खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा त्योहार के समय होली, दीपावली, क्रिसमस, नए वर्ष के अवसर पर टिकट के किराए और अधिक बढ़ जाएंगे। पीएफए के सदस्य अभय कोचर शासन की दोहरी नीति बताते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि टिकट का दायरा विदेशी, स्वदेशी व स्थानीय पर्यटकों के लिए एक साथ और एक समान बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि शासन स्तर पर स्थानीय पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क से जोड़ने के लिए शासन मेरा विलेज और अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से लाखों रुपए खर्च करती है, जिससे स्थानीय लोगों का पार्क के प्रति जागरूकता बनी रहे। लेकिन टिकट के दायरे में सबको एक समान दिया गया है, जिससे पहले से ही स्थानीय लोग टिकट और अन्य कारणों से राष्ट्रीय उद्यान से दूर है। अब टिकट बढ़ जाने के कारण स्थानीय पर्यटक और अधिक दूर हो जाएंगे। विदेशी पर्यटक तो 2 महीने पहले से ही बुकिंग कराकर घूमने का प्लान बना लेते हैं। वहीं स्थानीय पर्यटक तत्काल प्लान बनाते हैं, जिस कारण उन्हें कई बार टिकट नहीं मिलती। इसलिए टिकट का दायरा अलग और संख्या का कोटा भी अलग कर देना चाहिए, जिससे शासन की बाघ बचाओ नीति और अधिक कारगर साबित हो सकती है। लालबर्रा से जाम छिंदले जा रही बस में ड्राइवर कंडक्टर की सूझबूझ के कारण बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। बुधवार को लालबर्रा से लगभग 8 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर स्थित ग्राम पोंडी के समीप दोपहर 1 बजे लालबर्रा से जाम छिंदले की ओर जा रही यात्री बस का अचानक पीछे का पहिया निकलकर लगभग 50 मीटर दूर खेत में चला गया। यात्री बस धीमी गति से चल रही थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। यदि बस की रफ्तार तेज होती तो बस पलट भी सकती थी। घटना के दौरान बस में बैठे 2 दर्जन से अधिक यात्री बहुत अधिक डर गए थे। आपको बता दें कि बस से ऐसे टायर निकल जाने से बस में काम करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही साफ साफ उजागर होती है। इस कारण बुधवार को बस में बैठे यात्रियों के साथ बड़ी घटना हो सकती थी।
नगर के शासकीय नवीन बुढ़ी स्कूल में पदस्थ प्रभारी प्रधान अध्यापिका संगीता दुबे को आज शालेय स्टाफ ने समारोह पूर्वक विदाई दी। इस अवसर पर शिक्षिका रेखा वानखेड़े ने कहा कि 39 साल की सेवा में श्रीमती दुबे ने बेहतर कार्य किया है और जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आज हमारे परिसर में, चूँकि अब एक शाला एक परिसर हो चुका है, तो हमारे प्राथमिक विभाग की सहायक शिक्षिका श्रीमती संगीता दुबे मैडम आज सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। शिक्षा जगत में इन्होंने लगभग 39 वर्ष अपनी सेवाएं इस विभाग को दी हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सबसे कठिन स्तर होता है शिक्षा का, प्राथमिक स्तर, छोटे बच्चों को पढ़ाना, समझाना, लिखाना, भोजन कराना, ये सारी व्यवस्थाएं मैडम ने बहुत बखूबी जो है इसको निभाया है। और विगत सन 1986 से जो यहाँ पर इस परिसर में प्राथमिक शाला संचालित है, उसकी वे प्रधान अध्यापिका का भी उन्होंने अपना पूरा चार्ज पूरा किया है। और साथ ही समय समय पर जो भी शासन के निर्देश आते रहे हैं उसको मैडम ने बहुत बखूबी निभाया है और बच्चों से अपने बच्चों जैसा लगाव इनका हमने देखा है। वहीं सेवानिवृत्त हुई प्रभारी प्रधान अध्यापिका श्रीमती दुबे ने कहा वे आज सेवानिवृत्त हुई है। स्कूल से सेवानिवृत्त होने पर थोड़ा दुख जरूर है, लेकिन उनका कार्यकाल काफी संतोषजनक रहा है। मुझे इस बात का बहुत मतलब दुख भी हो रहा है कि मेरा एक परिवार है, ये शाला परिवार, और मैं यहाँ 33 वर्ष तक लगभग सेवा दी हूँ। और एक परिवार से जब अपन बिछड़ते हैं तो बहुत दुख होता है और मुझे बहुत लगाव था। और मैं सभी लोगों को, अपनी बहनों को जो मेरी है शाला परिवार की, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। जिला अस्पताल में प्रसूताओं के प्रसव को लेकर शासन स्तर पर 4 स्त्री रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था की गई है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में प्रसव को लेकर लगाई गई ड्यूटी को लेकर चिकित्सकों में असंतोष व्याप्त है, जिन्होंने जिला अस्पताल प्रबंधन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नाम न बताने की शर्त पर चिकित्सक ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में वरिष्ठ चिकित्सक को ही प्रसव को लेकर प्राथमिकता दी जाती है। वहीं नवीन पद स्थापित हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ की भी ड्यूटी ट्रॉमा सेंटर में लगाई जाती है, लेकिन जो अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ उन्हें ट्रॉमा सेंटर में कम ही अवसर प्रदान किया जाता है, जबकि क्रमवार स्त्री रोग विशेषज्ञ की ड्यूटी ट्रॉमा सेंटर में लगाई जानी चाहिए। वहीं इस मामले में मनोज पांडे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों की ड्यूटी नियमबद्ध तरीके से लगाई जाती है। इस मामले को संज्ञान में लेकर वे उचित कार्रवाई करेंगे। जिले के भीतर संचालित सभी 14 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक के प्रथम वर्ष की द्वितीय सूची के प्रवेश कार्य 31 जुलाई को पूर्ण हो चुके हैं। 5 अगस्त से CLC राउंड के लिए पंजीयन करवाने होंगे। वहीं दूसरी ओर MSc और MA की दूसरी सूची 1 अगस्त को जारी कर दी जाएगी, जिसमें प्रवेश के लिए अंतिम तारीख 6 अगस्त तक रखी गई है। आपको बता दें कि स्नातक में दूसरी सूची की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब भी लगभग 40% सीट खाली बच गई है, जिससे CLC राउंड के माध्यम से भरने की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। प्रथम और दूसरी सूची के पंजीयन की तरह ही CLC राउंड के पंजीयन भी ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। BSc मतलब अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर BA BSc BCom के जो है उसकी दूसरी सूची जो 25 तारीख को प्रकाशित की गई थी, उसका प्रवेश कार्य जारी है और आज उसकी अंतिम तिथि है। तो आज शाम को जब तक बच्चे आएंगे 7 बजे तक कहना चाहिए, तो उनको एडमिशन दिया जाएगा। और कुछ बच्चे रहेंगे तो 7:30 8 तक चलेगा। उसमें आज अंतिम तिथि, तो 8 बजे तक ऑफिस खुला रहेगा।
इसी तरह MA और MSc के सभी विषयों की सूची 1 अगस्त को जारी हो जाएगी, जिसमें तय समय अनुसार 6 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसके बाद सीट बचने पर CLC प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी अब तक तिथि नहीं आई है, क्योंकि सीट बचने के बाद ही CLC राउंड तय किया जाएगा। आज स्नातकोत्तर स्तर के MA MSc की सेकेंड लिस्ट आज शाम तक जारी होगी, तो उसका प्रवेश कार्य जो है ये कल से प्रारंभ हो जाएगा। सर, वो कब तक चलता रहेगा? वो 6 अगस्त तक उनका चलेगा। और इसके अलावा इसके बाद ये जो लगभग जैसा भी हम लोग देख रहे हैं कि 50-60% सीट अभी भरी गई है, तो पहले से तय कि जो एक CLC राउंड होगा, CLC राउंड उसको कहा जा रहा है, लेकिन वो सब ऑनलाइन होगा। जैसे अभी फर्स्ट सेकंड राउंड में काम हुआ है, वही काम थर्ड राउंड में होगा। और प्रथम वर्ष के लिए ये कार्य 5 अगस्त से शुरू होगा। वारासिवनी में खनिज साधन मंत्री को दिगंबर जैन पंचायत एवं महिला मंडल के द्वारा उनके निवास पर पहुंचकर खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। नगर में स्थित टोडिया नाला एवं चंदन नदी पर स्टॉप डैम और नगर के तालाबों में शुद्धिकरण यंत्र लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष नगर में जल संकट देखते हुए भारी गर्मी का सामना करना पड़ा, जिससे नगर सहित क्षेत्र का जल स्तर कम हो गया है, जो लगातार घटता जा रहा है। आज हमने माननीय खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल जी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारी मुख्य मांग है कि शंकर तालाब, आमा तालाब में जो जल जाता है शहर का, वो अशुद्ध रहता है। उसको शुद्ध करने के लिए ETP एवं STP प्लांट, जिसमें ठोस अपशिष्ट और जल में जो जहरीले रसायन या तत्व रहते हैं और जो जलमल रहता है, उसकी शुद्धिकरण के पश्चात शुद्ध जल प्रवाहित किया जाए दोनों तालाबों में, ताकि जो वाटर रिचार्ज हो कुएं का और आसपास के क्षेत्र का, तो वो शुद्ध हो। पंचायत के हमारे सारे लोग और हमारा महिला मंडल जो है, महिला मंडल संयुक्त रूप से ज्ञापन देने पहुँचे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पर्यावरण को बचाने का जो हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन बरसात में हम देखते हैं कि तालाब भी सूख जाते हैं और पानी का लेवल बहुत नीचे से जाते जा रहा है। इस सबको चिंता को लेकर उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की ज्ञापन में कि पानी को रोकने को, जल स्तर बढ़ाने के लिए तो प्रयास किया जाए। और इस दिशा में चंदन नदी पर खंडवा घाट और हमारा जो पुराना टूंडा नाला है पुल, उसके ऊपर जो स्टाफ डैम के लिए सुझाव किया है। जनपद पंचायत खैरलांजी स्थित उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि साल दर साल तापमान बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में पूरी तरह मौसम चक्र असंतुलित हो गया है, जिसे संतुलित करने के लिए वृक्षारोपण अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसी ऑक्सीजन से वातावरण में ठंडक बनी रहती है। साथ ही उन्हें अपने घर के आसपास और अन्य जगहों पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। ए बेटा, इसको पैर हटा। यहाँ पहुँच चुके हैं। सारे स्कूलों के बच्चों के साथ हमने आप देख रहे हैं कि खैरलांजी से लेकर साले टगर रोड अभी बनी है। इस रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। साथ ही स्कूल की जो बाउंड्री वाल बन रही है, उस बाउंड्री वाल के अंदर भी हमने बच्चों के साथ वृक्षारोपण किया। इस तरह से हम आने वाली पीढ़ी को भी सजग करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे पूर्वजों के समय पर्यावरण खराब हुआ था, हमको भुगतना पड़ रहा है, तो अब हमारे बच्चे भी इस बारे में सजग रहेंगे कि पर्यावरण को उनको सुधारना है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। इसके लिए प्रेरित करने के उद्देश्य हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। लालबर्रा पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 17 में अमोली रोड पर पशीने चौक में मोड़ाई पर मौजूद विद्युत पोल से 30 जुलाई को रात्रि 12:15 पर एक ट्रक टकराने के कारण LT लाइन का तार टूट गया, जिससे स्थानीय रहवासियों की नींद हराम हो गई। बिजली गुल होने से ग्रामीणों को रात भर अंधकार का सामना करना पड़ा। साथ ही एक बड़ा
हादसा होते होते टल गया। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना पर 31 जुलाई को मौके पर पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि अमोली रोड पर भारतीय स्टेट बैंक के आगे मोड़ाई पर मौजूद विद्युत पोल और बजरंग मंदिर की ओर स्थित एक अन्य विद्युत पोल भारी वाहन के टकराने से तार के खिंचाव से झुक गए हैं। वार्ड में बिजली गुल थी, जिससे वार्डवासी परेशान और आक्रोशित नजर आए। पद्मेश से चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि 30 जुलाई की दरमियानी रात्रि में सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन रात्रि लगभग 12 बजे अचानक बिजली गुल हो गई थी, जिसके पश्चात ग्रामीणों ने बाहर निकलकर देखा तो विद्युत पोल से ट्रक टकरा गया था। के वाइट लीजिए, टीआई के वाइट लीजिए, खंबे सब बताइए, पूरे बदल रहे हैं खंबे। तो रात को 12:15 पे अचानक लाइट बंद हुई और हल्ला मचा कि ट्रक ने लाइट खंबा तोड़ दिया। हम जब यहाँ पर तुरंत आए रोड पे तो एक तार में, नंगे तार में करंट बह रहा था। तो सबसे पहले हमने फोन लगाए पावर हाउस में और पूरे शहर की लाइट बंद करा। उसके बाद एमपीवी के अधिकारी आए, पुलिस आई। चूँकि इतनी ज़ोर से टक्कर मारा खंबे को कि 2 या 3 खंबे बेंड हो गए थे। उसके बाद हमने कहा सुबह व्यवस्था जो है प्रशासन बनाएगा, एमपीवी के अधिकारी आए, देखे करे। आज अभी तक इन्हें लाइट नहीं आई। चूँकि मैंने अभी यहाँ के एमपीवी के ई से पूछा कि भाई क्या हुआ, लाइट क्यों नहीं आई, तो बोले भैया अभी सुधर जाएगी। समस्या ये है कि रात में गाड़ी वाले ने खंभे में मार के चला गया था, जिसकी वजह से जो है कल रात से लाइट गोल है, जिसकी वजह से आज पूरे दिन भर हमको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। आज पूरे दिन से लाइट नहीं है, इस वजह से दुकान का भी बहुत अभी तक आई नहीं। बिजली विभाग वालों ने कोई सुधार का आए तो थे, दिन भर काम किए, लेकिन कुछ अभी तक लाइट का पता नहीं है। कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय खैरलांजी में 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। जनपद पंचायत खैरलांजी स्थित कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में 31 जुलाई को अखंड रामायण पाठ का समापन हवन पूजन के साथ किया गया, जिसमें 30 जुलाई को प्रातः विधि विधान से पूजन अर्चन कर 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का प्रारंभ किया गया और संगीत में रामायण पाठ का वाचन किया गया, जिसका बुधवार को विधि विधान से हवन पूजन महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण कर समापन किया गया और क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल सहित ग्रामीण जन प्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। जैसे कि हमारी पिछले 20 वर्षों में परंपरा रही है, हमारे चाहे खल्लाली का कार्यालय तो पिछले साल बना है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने पूरे क्षेत्र के, पूरे प्रदेश के लोगों की सुखाली खुशहाली के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है, धार्मिक कार्यक्रम, जिसमें कल से लगातार पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता है। हमने यहाँ के सारे अधिकारियों को बुलाया था, चाहे जनपद सी हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे तहसीलदार हो, सारे अधिकारियों को भी बुलाया, सारे कार्यकर्ता भी आए, सबका हमने परिचय भी कराया। इस कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं ट्राइफेड के प्रबंध संचालक तथा उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के सचिव एवं बालाघाट जिले के प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल का 1 अगस्त को बालाघाट आगमन हो रहा है। अपने बालाघाट प्रवास के दौरान प्रभारी सचिव श्री पोरवाल दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेंगे। कलेक्टर दीपक आर्य ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पानिका का स्थानांतरण संचालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल में संयुक्त संचालक के पद पर होने के कारण उन्हें नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए बालाघाट से कार्य मुक्त कर दिया है। संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार डॉक्टर मनोज पांडे ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख एवं
एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख की राशि मृतक व्यक्तियों के परिवारजनों को दी जाती है और उक्त योजना गरीब परिवार की महत्वपूर्ण योजना है जिसकी सराहना भी की जा रही है। स्थानीय नगर पालिका परिषद में 31 जुलाई को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 6 हितग्राहियों को 2 लाख रुपए के चेक का वितरण किया गया। यह चेक वितरण कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख, पार्षद श्यामा बोरकर, प्रवीण रूसिया की मौजूदगी में प्रारंभ किया गया। ये शासन की संबल योजना, इसके तहत इस परिवार के मुखिया का नाम समीर कार्ड है। उसकी मृत्यु पश्चात उसके परिवार का जो उत्तराधिकारी है उसे 2 लाख प्रदान किए जाते हैं। हमारे यहाँ 6 प्रकरण थे। 6 परिवारों को परिवार की मुखिया की मौत पर उनके 6 परिवार की जो उत्तराधिकारी उनके 6 परिवार जैसे राजेश सोनवाने वार्ड नंबर 8 है, पुष्पा सोनवाने वार्ड नंबर 9 है, डोंगरे के वार्ड नंबर 9, सीमंता उनके है वार्ड नंबर 9, सुनीता नेवारी वार्ड नंबर 7, श्रीमती गोखले है वार्ड नंबर 11। इस तरह 6 महिलाओं को 2 लाख रुपए प्रदान किए गए। केंद्र सरकार द्वारा मानसून सत्र में चिकित्सा सेवाओं के लिए नया फॉर्मूला नई नीति के तहत कार्य करने की योजना बनाई गई है, जिसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पूरे देश के साथ साथ जिले में भी विरोध दर्ज किया गया। विरोध स्वरूप सभी निजी चिकित्सकों ने 31 जुलाई की सुबह 6 बजे से 1 अगस्त की सुबह 6 बजे 24 घंटे की ओपीडी सेवाएं बंद कर रखी हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने बालाघाट के एक निजी होटल में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। पूरे विषय पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बिल जारी किया गया है उसका सभी चिकित्सक विरोध करते हैं। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बालाघाट ब्रांच में समस्त डॉक्टर चिकित्सक वर्ग यहाँ पे उपस्थित हैं और उपस्थित होने का कारण ये है कि कल मानसून सत्र में लोकसभा में जो NMC बिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल पास हुआ है वह असंवैधानिक है हमारी दृष्टि से। कारण यह है कि जैसा कि अभी आप सब ने एक नई पिक्चर देखी होगी सुपर 30, जिसमें कहा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन इस बिल के मार्फत हम ये कह सकते हैं कि अब गरीब का लड़का डॉक्टर नहीं बनेगा। इस बिल में इतने अनियमितताएं हैं, इस बिल में इतने अनएथिकल चीज़ें हैं जो पास होने के बाद में आपको भविष्य में प्रवर्तित होगी। इससे पूरे देश, पूरे नेशन के ऊपर बर्डन पड़ेगा। जो आप अच्छे डॉक्टरों के पास जाना चाहते हैं, अच्छे कंसल्ट को दिखाना चाहते हैं, वो नहीं दिखा पाएंगे। डॉक्टर BM शरणागत बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के नियमों में परिवर्तन करते हुए गांव में झोला छाप डॉक्टर के प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर उसे इलाज की अनुमति दे दी जाएगी, जिससे मरीजों की जान के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ होगा और ऐसे कई नियम इस बिल में पास करने जा रहे हैं जो न्याय संगत नहीं है। उनको वो एक रजिस्ट्रेशन देंगे, एक लाइसेंस देंगे, जिनके बाबत उनको मेडिकल प्रैक्टिस करने का प्रोविजन दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत वो कहीं भी जाके एलोपैथिक दवाएं को लिख सकते हैं, कहीं भी जाके ऑपरेशन में असिस्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि सरकार कई दिनों से ये योजना चला रही है कि कफरी या झोला छाप डॉक्टरों को हम कैसे बंद करें, लेकिन इस बिल के मार्फत झोला छाप डॉक्टरों की बढ़ोतरी हो जाएगी और देश में हेल्थ के प्रति जहाँ एक प्रकार से नेशनल के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं की जा रही है कि किस प्रकार से हम स्वाइन फ्लू को रोकें, कैसे हम डेंगू को रोकें, कैसे हम मलेरिया को रोकें, कैसे हम एपिडेमिक को रोकें, वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे अनभिज्ञ, अनक्वालिफाइड लोग जिन्हें हम अपनी भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनको सरकार बढ़ोतरी देती है, जो एक प्रकार से तानाशाही। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रेप पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के बाद भी मौत के मामले पर जिला महिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। जिला महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने शहर के हनुमान चौक में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की पदाधिकारी उपस्थित रही। बर्खास्त करो, फांसी दो,
पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में महिला कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका कारण आप लोग सभी जानते हैं कि उन्नाव की जो घटना हुई और जिसमें रेप पीड़िता को सुरक्षा भी दी गई, उसके बाद ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ और कल आखिरकार उसकी मौत हुई। उसके परिवार वालों की भी मौत हुई, उसके पिता की भी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मौत हुई। कि कैसा राज है उत्तर प्रदेश सरकार का, जहाँ योगी आदित्यनाथ ने अपना शपथ ग्रहण में कहा था कि मैं गुंडागर्दी यहाँ से खत्म करके रखूँगा। आज गुंडागर्दी चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है कुलदीप सेंगर, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है अमित शाह, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता संघ चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन फॉर्म उठा लिए हैं। अब 12 पदों के लिए कुल 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 13 अगस्त को मतदान प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। वह उसी दिन शाम को मतों की गणना के पश्चात चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अधिवक्ता संघ चुनाव निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश नकपुरे ने बताया कि नामांकन फॉर्म वापसी लेने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को तय की गई थी। समय सीमा के भीतर 4 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म वापस कर लिए हैं। अब चुनाव में कुल 24 प्रत्याशी बचे हैं। आज तो सिर्फ 4 फॉर्म वापस हुए हैं, जिसमें कोषाध्यक्ष के पद से मीना कुरु ने वापस किया और उपाध्यक्ष के पद से राकेश सिंगारे और कार्यकारिणी से और सह सचिव के पद ग्रंथपाल उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी तीन राकेश सिंगारे के 2 फॉर्म हैं। जिले के विभिन्न स्थानों के निवासी 6 व्यक्तियों के आपराधिक प्रकरणों में लिप्त रहने और इनके कारण समाज की शांति भंग होने और सामाजिक और व शांतिप्रिय लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा होने के चलते कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए बालाघाट, सिवनी, मंडला और डिंडौरी जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं। बैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय बालिका के साथ उसके रिश्ते के बड़े पिता ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित बालिका 29 जुलाई की रात को अपने घर पर सो रही थी। इसी दौरान लड़की के बड़े पिता कुंदन कुसरे उम्र 30 वर्ष ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बालिका की शिकायत पर बैहर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उप जेल भेज दिया है। रूपझर थाने की बिटली पुलिस चौकी अंतर्गत दुगलई में एक व्यक्ति प्रताप सिंह टेकाम उम्र 35 वर्ष को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई की रात्रि 10 बजे घर पर सो रहा था। इसी दौरान अचानक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिसकी 31 जुलाई की सुबह मौत हो गई। लालबर्रा मुख्यालय से अमोली बमनी समनापुर तक लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन राज्य मार्ग क्रमांक 48 सीमेंट कंक्रीट सड़क को नगर मुख्यालय से जोड़ने वाले लगभग 800 मीटर लंबे हिस्से का सीमेंट कंक्रीट कार्य विगत 4 माह से बंद पड़ा हुआ है। स्थानीय नेताओं व ग्रामीणों के द्वारा पुरानी सड़क को खोदकर उसी लेवल से नवीन सड़क बनाए जाने की मांग किए जाने के कारण काम बंद पड़ा हुआ था, जिसके बाद अब संबंधित विभाग को ग्रामीणों ने सहमति दे दी है कि सड़क को जल्द से जल्द बना दिया जाए। लेकिन ठेकेदार के द्वारा पूर्व में खुदवाई गई नाली व सड़क के गड्ढे पानी जमा होने एवं मिट्टी की वजह से फिसलन बढ़ने से ग्रामीणों व राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालबर्रा से टुमड़ी टोला समनापुर पहुंच मार्ग लगभग 8 किलोमीटर का एशियन विकास बैंक की मदद से स्वीकृत हुआ, जो कि लगभग 1.5 वर्ष से यह काम ठेकेदार द्वारा लचर प्रणाली के चलते हो रहा है और लगभग 800 से 1000 मीटर की सीसी सड़क जो मुख्य मार्ग से को जोड़ती है, यह ठेकेदार द्वारा छोड़ के चला गया। ग्रामीणों द्वारा इसके पूर्व इसकी शिकायत की गई थी उच्च अधिकारियों की, यह सड़क जो पूर्व में PWD मार्ग बना हुआ है, सीसी सड़क बना, उसको खोद के आपके विभाग की MPRDC की सड़क बनाया जाए। पर ग्रामीणों की मांग पर अभी विगत 8 दिन पहले उच्च अधिकारी आए थे, MPRDC के MD साहब आए थे। उनने समझाइश दी ग्रामीणों को कि ये इससे अच्छा बेस और कुछ नहीं हो सकता। तो
हमने बदनेश की टीम ने 31 जुलाई को निर्माणाधीन राज्य मार्ग क्रमांक 48 का जायजा लिया तो पाया कि नगर मुख्यालय से अमोली तक लगभग 800 मीटर लंबे हिस्से का अधूरा कार्य जस के तस पड़ा हुआ है, जहां से ग्रामीणों और राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा नवीन सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण हेतु पुरानी सीमेंट सड़क के एक ओर गड्ढे खोदे गए थे, जिनमें बारिश का पानी जमा हो गया है। वहीं सड़क के गड्ढे में जमा पानी एवं पानी की वजह से फिसलन बढ़ गई है, जो आवागमन करने वालों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। चर्चा में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 4 माह पूर्व ठेकेदार के द्वारा सड़क बनाने के लिए एक साइड से गहरे नालीनुमा गड्ढे खोदे गए और कार्य बंद कर दिया गया, जिससे आए दिन इन गड्ढों में साइकिल, मोटरसाइकिल सवार, स्कूली बच्चे और पैदल चलने वाले राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। कब से बनी? जब से रोड अधूरी काम छूटा है, जब से बनी हुई है समस्या। पानी आने से तो और आफत हो गई, बच्चे गिर रहे हैं। स्कूल जाते, ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा, वैन वाला बार बार थोड़ी ले जाएगा वैन में ट्यूशन के लिए। बच्चे साइकिलों में जा रहे, गिर रहे हैं, लग रहा है। ऐसे ठेकेदारों को ठेका क्यों देते हैं जो पूरा काम नहीं करते? समस्या क्या आ रही है? देखो ना कितना रोड टूटी हुई है, पूरा पानी कीचड़ सब कुछ जा रहा है। सरपंच को भी बोले कि यहाँ पर कुछ डाल दो तो उसने बोल दिया कि हमारा काम नहीं है, ये रोड नहीं बनाने दे रहे हैं। रोड नहीं बनाने दे रहे, क्यों नहीं दे रहा रोड बनाने? ये चीजें हैं ना। तिरौली थाना अंतर्गत ग्राम सेवनहेटी निवासी एक महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार सेवनहेटी निवासी सुषमा की शादी अप्रैल 2017 में संतोष मानकर से हुई। सुषमा ने आरोप लगाया कि शादी के 1 महीने बाद से ही उसके पति संतोष और सास गायत्री मानकर उसे प्रताड़ित करते रहते थे। पुलिस द्वारा सुषमा की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। कटंगी जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम उमरी माध्यमिक शाला में सामाजिक संस्था सामाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा छात्रों की शिक्षण कार्य में सुविधा के लिए एलईडी और कंप्यूटर सिस्टम भेंट किया गया। इस दौरान सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष नथू लाल मेश्राम, उनके पुत्र युवा समाज सेवी इंजीनियर प्रशांत मेश्राम, भूतपूर्व सरपंच किशन लाल भोंडे और पार्षद प्रशांत हुमनेकर, स्कूल के प्रचारक कमलेश अमले सहित स्कूल के अन्य शिक्षक साथ साथ उपस्थित रहे। ये निरंतर विगत 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम करते आ रही है। और हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल है, ये विगत 4 वर्षों से ये स्कूल को 4 वर्षों से जो अमोले सर है वो उमरी ग्राम पंचायत में जो 4 वर्ष पूर्व यहाँ आए और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की। क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, मिनिमम 20-30 बच्चे हुआ करते थे और उनकी निरंतर मेहनत से आज 80-90 करीब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें बातें हमारी समिति के पास आई, तो उनके द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया। तो मुझे सर द्वारा उन्होंने बोला कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अगर कंप्यूटर हो तो टेक्निकली बच्चे और उनका भविष्य और सुधरेगा। उन्होंने ये बात ग्रामीण उद्यमिता के सामने रखी, तो ग्रामीण उद्यमिता ने भी सर की बातों को स्वीकार करते हुए आज दिनांक को सर के कहने वाले कंप्यूटर, एक स्मार्ट क्लासेस टीवी, प्रिंटर, वो सारा चीज़ डोनेट किया ताकि इस गांव के बच्चे का भविष्य और उज्जवल हो सके और टेक्नोलॉजी में जो सिस्टम है स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से वो यहाँ बैठे बैठे पूरे देश भर की जानकारी टेक्निकली रूप से उनको अमूल्य सर के माध्यम। सबसे पहले तो पढ़ाई की ओर मुख्य ध्यान दिया और गांव में बच्चों में और पालकों में विश्वास जगा कि नहीं, अब इस स्कूल में पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है। और मुझे भी पूरा रिस्पांस मिला गांव का, बच्चे आने लगे। 23 दर संख्या थी जब मैं आया था यहाँ, आज 85 दर संख्या है और संभवतः इस 15 दिन में 90 के ऊपर चला जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो अभी एडमिशन लेने को है, जिनकी टीसी आने को है, 90 के ऊपर चला जाएगी। मेरे प्रयास रहेंगे। मैंने इस स्कूल के लिए
सोचा कि क्यों ना बच्चे को हाईटेक मतलब टेक्नोलॉजी का शिक्षा दिया जाए। अभी मैनुअल शिक्षा तो दे रहे हैं, क्यों ना हम उसको विजुअल एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस कड़ी में मैंने कई यहाँ समाज सेवियों से संपर्क किया। भौतिक संरचना को सुदृढ़ बनाने में उनकी हमें बहुत मदद मिली, उनका काफ़ी योगदान रहा। और इन बीच अपने उनके गांव में सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति है, जिनके संयोजक श्री NL मिश्राम जी, उनसे एक दिन संपर्क किया और हमने कहा सर आपके गांव में हम ऐसी शिक्षा देना चाह रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि बोले हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए, आप अपने स्कूल को अपने अनुसार बनाइए। तो हमने मांग रखी थी उनसे कि सर अगर हम विजुअल एजुकेशन की तरफ बढ़े तो कैसा होगा। तो उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। वो भी पहले शिक्षक के पेशे से जुड़े हुए थे। तो आज वो दिन आ गए कि मेरे स्कूल में उनके द्वारा श्री NL मिश्रा। जबलपुर GST कार्यालय के द्वारा GST नहीं जमा करने वाले बालाघाट के 3 व्यवसायियों पर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 67 के अंतर्गत जबलपुर कार्यालय के द्वारा 29 और 30 जुलाई को कुल 125 व्यवसायियों पर GST जमा नहीं करने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बालाघाट के 3 बड़े फार्म जय भारत इंटरप्राइजेस पर 36 करोड़, सिद्धेश्वर एक्सपोर्ट बायर पर 10 करोड़ और रेक्शम पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार यह तीनों फार्म बोगस रूप से चलाई जा रही थी, मतलब मैदानी स्तर पर इन तीनों फार्म के माध्यम से काम नहीं किया जा रहा था, केवल लाभ उठाने के लिए इन तीनों फार्म को कागजों पर बनाया गया था। इन तीनों फार्म को बोगस करार देते हुए इन पर कार्रवाई की गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चलती बस का निकला टायर, बड़ी दुर्घटना टली, लालबर्रा के पौंडी की घटना। कलेक्टर ने की 6 लोगों पर जिला बदर की कार्यवाही। जिला अस्पताल प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप, ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी लगाए जाने को लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञ नाखुश। महाविद्यालय में एडमिशन 5 अगस्त से शुरू होगा CLC पंजीयन। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन, उन्नाव रेप पीड़िता सुरक्षा पर उठाए सवाल। और अधिवक्ता संघ चुनाव, 12 पदों के लिए 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।